Let's start with the case first. A 14-year-old boy was admitted to hospital complaining headache, anorexia, nausea and a severe backache. He had bouts of shivering है ओके shivering के साथ फीवर. पहला डीडी जो हमारे जनरली एरिया में बनता है वो मलेरिया होता है. He had bouts of shivering and a temperature of this. Malaria was suspected and confirmed by identification of the parasite by making a smear of blood. The patient was treated with Primaquine. ओके तो हिस्ट्री हो गई मलेरिया की ट्रीटमेंट की. ओके जिसमें प्रीमाक्विन दिया गया है. 3 days लेटर द पेशेंट इज सेड दैट द यूरिन वॉज डार्क एंड फॉलोइंग डे इट वॉज ऑलमोस्ट ब्लैक. तो यूरिन डार्क होने से क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर? मलेरिया का डायग्नोसिस बना, प्रीमाक्विन दिया और उसकी वजह से कुछ कॉज हुआ, मतलब पता नहीं क्या हुआ लेकिन डार्क यूरिन हो रहा है. He complains of weakness in abdominal and back pain. His sclera were yellow. Sclera yellow यानी jaundice. The treating doctor requested for the following. ठीक है, वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है. सो यहाँ पे हमें कैसे दिमाग चलाना रहेगा? पहले चीज़ें समझते हैं. यूरिन डार्क है, डार्क यूरिन यानी हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, ठीक है. या फिर दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो पोरफायरियाज हो सकते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से भी डार्क कलर ऑफ यूरिन हो सकता है, हाँ? लेकिन दूसरे फीचर देखिए, वीकनेस है जो कि एनीमिया से एक्सप्लेन की जा सकती है. एब्डोमिनल एंड बैक पेन, ओके, दीज आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग हीमोलिसिस. एंड देन फर्दर देर इज स्क्लेरा और येलो. ओके, अगर ये पोरफायरिया से होता है या कोई ड्रग की वजह से अगर यूरिन का कलर डार्क होता, वैसे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ प्रीमाक्विन की हिस्ट्री है जो यूरिन डार्क नहीं करती. ओके, तो यहाँ से सब चीज़ों का जो जॉइंडिस हो रहा है, जॉइंडिस कैसे हो रहा होगा? आरबीसी के टूटने की वजह से, है ना. बिली रूबिन देन जो ब्लड में बढ़ेगा तो उसकी वजह से मे बी यहाँ पे जॉइंडिस मिल रहा है. तो ओवरऑल फीचर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर इज सर्टन डिसऑर्डर ऑलरेडी इन द पेशेंट विच इज प्रेसिपिटेटेड बाय प्रीमाक्विन. तो प्रीमाक्विन ने वहाँ पे हीमोलिटिक एपिसोड को प्रेसिपिटेट किया है. ओके, सो द फाइनल डायग्नोसिस इज G6PD डेफिशिएंसी. इसको और कैसे हम समझेंगे, मतलब उसे हम आगे देखते हैं. So let's start G6PD deficiency. What is G6PD? G6PD is an enzyme of HMP shunt. अब देखिए HMP shunt आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं अभी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पर दो चीज़ें डेट आई एक्सपेक्ट कि हमें हमेशा याद रखनी है. फर्स्ट, HMP shunt जो है उसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोल रहे हैं, इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो पेंटोस शुगर होती है जो डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इस पाथवे का होता है वो होता है NADPH. ओके, तो NADPH का प्रोडक्शन और पेंटोस का फॉर्मेशन, दिस टू इंपॉर्टेंट फीचर्स आर ऑफ HMP शंट. HMP शंट का एंजाइम डिफेक्टिव है. ओके, अदर एंजाइम्स जो हो सकते हैं जैसे पायरुवेट काइनेस वगैरह, उनकी डेफिशिएंसी से भी सिमिलर क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब डेफिशिएंसी क्यों हुई? ओके, अब नहीं, उसके पहले हम पहले ये समझे कि हाँ भाई हो गई G6PD डेफिशिएंट, ठीक है, नहीं बन रहा पेंटोस, नहीं बन रहा NADPH, क्या दिक्कत है? ओके, तो पहले हम देखते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये एंजाइम. सो दिस वन इज योर, मतलब मैंने एक स्मॉल स्टेप्स लिए हैं, पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी हम HMP पाथवे. तो HMP पाथवे में देर इज एन स्टेप जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस काम करता है इस पर. तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को डिहाइड्रोजिनेस यानी उसका हाइड्रोजन निकाल देता है और वो ऐड कर देता है NADP पॉजिटिव में और वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में. दिस NADPH इज़ द हीरो. ओके, जिसकी हमें ज़रूरत होती है. अब क्या हीरो है, क्यों हीरो है, उसकी डिटेल देखते हैं. ये देखिए, अब हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती रहती हैं. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं. अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों आ रही है, इसकी वजह हम अभी देखेंगे. जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आई तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं एंड दे ट्राई टू डैमेज द RBC, इट्स मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन, एवरीथिंग. बट हमारी RBC अगर हम हेल्दी हैं तो वो क्वाइटली सोती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े से सो रही है, बिल्कुल अपना काम चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि उसके पास ये हीरो है. हीरो कौन है? दिस इज रिड्यूस ग्लूटाथायोन. ओके, रिड्यूस ग्लूटाथायोन जो है वो H2O2 को पानी में कन्वर्ट कर देता है. हमने उसका पानी निकाल लिया, आया था RBC डिस्ट्रॉय करने,
ओके, और खुद ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है। पर अब ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को भी वापस तो ज़रूरत है ना रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट होने की, वो कौन रिड्यूस करेगा? दैट विल बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ योर NADPH पॉजिटिव। ओके, NADPH पॉजिटिव जब NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा वो खुद का बलिदान देगा। अब इसको इसके सेक्रीफाइस की पूर्ति कौन करेगा? दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो HMP पाथवे से इसको कंटिन्यूसली कन्वर्ट करते जा रहा है NADPH पॉजिटिव में। तो सारी कहानी ये है। ओके, इस पार्ट को स्किप कर दीजिए अगर आपको समझ आ चुका है। बस एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए स्पेशली, कि यहाँ से देखिए, अगर G6PD डेफिशिएंट है तो NADP पॉजिटिव NADPH में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। NADPH अगर नहीं है तो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन रिड्यूस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर रिड्यूस ग्लूटाथायोन हमारे पास नहीं है तो H2O2 जो है उसका पानी नहीं निकलेगा और वो हमारी RBC का पानी निकाल देगा। इसका मतलब हीमोलिसिस करा देगा। समझे? ठीक है। तो अब हम एक बार जस्ट देख लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन है रॉबिन्स का, पूरा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए अभी वीडियो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन में इंट्रिंसिक पाथवे में देयर आर सर्टन एंजाइम डेफिशिएंसीज। कौन कौन सी है? एंजाइम्स ऑफ HMP पाथवे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ग्लूटाथायोन सिंथेस। देन ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कौन से हैं? पायरुवेट काइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है G6PD। ओके, तो इनकी डेफिशिएंसी से हीमोलिसिस हो सकता है इन सभी एंजाइम से। वैसे वापस आता है हमारी बात पे। तो हमने देखा G6PD डेफिशिएंसी क्यों हो रही है भाई साहब? वाई डेफिशिएंसी? क्यों? सिंपल है, क्योंकि क्रोमोसोम पे जो जीन होगा उसमें म्यूटेशन हो गया, उसमें डिफेक्ट हो गया। किस क्रोमोसोम पे होता है ये जीन? इट इज प्रेजेंट ऑन दी X क्रोमोसोम। अगर X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और इसका इनहेरिटेंस जो है X लिंक्ड रिसेसिव है, तो इट इज ऑब्वियस दैट मोस्ट ऑफ द फीमेल आर कैरियर एंड मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड आर मेल्स। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये किस किस वजह से आ सकती है। तो इसकी 3 मेजर चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज़ मोस्ट कॉमन, सेकंड वन इज द ड्रग्स एंड देन फावाबिन्स जो डाइट से रिलेटेड हो सकता है। ड्रग्स में इंपॉर्टेंट है सल्फा ड्रग्स, ओके, देन योर सल्फोनामाइड, प्रीमाक्वीन, फेनेसिटीन, एस्पिरिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। इसमें प्रीमाक्वीन एंड एंटी मलेरियल ड्रग इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, ये सभी ड्रग्स जो हैं G6PD पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में। एक और बार इसे समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। तो ये कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है ना, ये आपकी G6PD होती है आपकी RBC के लिए, जो उसे प्रोटेक्ट करती है इस सब फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ओके, लेकिन अगर ये शील्ड नहीं है यानी G6PD की डेफिशिएंसी हमारे पेशेंट में, तो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC। और उसमें क्या होता है? सबसे पहले और जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड, बट द ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, उसे हम क्या बोलते हैं? मिथ हीमोग्लोबिन। ओके, तो मिथ हीमोग्लोबिन का कलर होता है ब्राउन। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि मिथ हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सल्फ हाइड्राइल यानी SH ग्रुप के थ्रू इंटरलिंक होने लगते हैं, और इंटरलिंक होते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रेसिपिटेट करेंगे और सिंक डाउन हो जाएंगे। when they will sink down तो obviously they will cause the damage of the membrane जहाँ पे वो सिंक होके प्रेसिपिटेट होके इकट्ठा हो रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से प्रेसिपिटेट होने की वजह से जो प्रेसिपिटेट होके ये गिर रहे हैं हिंज बॉडीज बनाते हैं। जो ये प्रेसिपिटेट है उसे हिंज बॉडी बोलते हैं। हिंज बॉडी की वजह से अगर सीवियर डैमेज हो गया मेम्ब्रेन का, तो फिर तो वो ब्लड वेसल्स में ही अपनी सांसें उसके ख़त्म हो जाएंगी और बेचारी का इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगा। पर अगर मेम्ब्रेन डैमेज कम है तो अब वो अपने हाथ पैर टूटवा के थोड़ी सी टूटी फूटी मेम्ब्रेन लेके अब पास होने जा रही है। कहाँ से? उसके ग्रेवियार्ड से, स्प्लीन से। अब स्प्लीनिक मैक्रोफेज मतलब स्प्लीन का एक रूल है भैया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इफ ये RBC इज डिफॉर्मेबल है ना और उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है तो बहुत इजीली पास हो जाती है। पर दैट डैमेज्ड RBC दैट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट पास थ्रू द स्प्लीनिक वेस्कुलेचर फ्रीली, और वहाँ पे वो इंट्रैप होती है और वहाँ जो उसका हीमोलिसिस होता है डेट इज नोन एज एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। हाँ, अब मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से हमने अच्छा एक और चीज़ पढ़ी थी
हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में हमने वहाँ पे एनकायरिन स्पेक्ट्रिन के डिफेक्ट्स हैं और वहाँ स्पीरोसाइट्स मिल रहे थे। यहाँ भी अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो उसकी वजह से उसके जो बायकॉन्केव शेप है वो लॉस्ट हो जाता है और कई बार आपको स्पीरोसाइट देखने के लिए मिलते हैं। देयरफॉर स्पीरोसाइट्स आर नॉट हैशटैग फीचर ऑफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। एकदम से ब्लाइंडली उस पर मत चले जाना, पहले पूरी हिस्ट्री देखना उसकी कि क्या है, ड्रग की हिस्ट्री है क्या, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीरोसाइट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, अब ये एक और कार्टून मैंने ड्रॉ करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है ताकि मॉर्फोलॉजी इजीली समझ में आएगी हमें। तो ये स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होती हैं। जब उनको यहाँ आरबीसी आती है और ये आरबीसी में जो ग्रीन ग्रीन है दिज आर दी हिंज बॉडीज़, तो वो हिंज बॉडीज़ उनको निकलती हुई पॉपअप दिखती हैं तो वो उसमें से बाइट ले लेती हैं, तो ये बन जाती है आपकी आरबीसी बाइट सेल्स जो सर्कुलेशन में हो सकता है आपको मिले अगर हीमोलिसिस नहीं हुआ तो। हीमोलिसिस हो गया तो ऑब्वियसली हो गई खत्म। ओके, अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मॉर्फोलॉजी में हमें दो फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। एक सिंपल ब्लड स्मीयर अगर हम बनाएंगे तो देखो ये हमारी आरबीसी है। अब यहाँ पे ये देखिए ये है हमारी बाइट सेल, यहाँ से बाइट कर लिया मैक्रोफेज स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस ने। ये तो हुआ हमारा जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है वो। ओके, जबकि हिंज बॉडीज अगर आपको देखना है जेट प्रेसिपिटेटेड ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो आपको सुप्रावाइटल स्टेन कराना पड़ता है। ओके, तो दिस ग्रीन आर दी हिंज बॉडीज। ये पिक रॉबिन से ही ली गई है। ओके, कई बार सेंट्रल एग्जाम्स में पूछी गई है। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द जेनेटिक्स। सो मेजरली जो ये इस डिसीज़ है G6PD डेफिशिएंसी, ये मेडिटेरेनियन एंड अफ्रीकन रीजन में देखी जाती है। उसको जो इवोल्यूशन बेसिस पे अगर स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे है ना प्लाज्मोडियम मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है और G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो थोड़ी डैमेज आरबीसी होती हैं दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी मलेरिया। ओके, देयरफॉर इट इज़ मोर प्रिवलेंट इन दैट रीजन्स। इसके अलावा हम पूरे जो पैथो में पढ़ते हैं या मेडिसिन बोल लो कि प्रोटेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम और कौन कौन होते हैं, सिकल सेल एनीमिया के आरबीसीज एंड थैलेसीमिया के आरबीसीज, तो वो भी प्रोटेक्टेड होती हैं। G6PD के वेरिएंट्स देखते हैं। एक नॉर्मल वेरिएंट होता है जो G6PD-B कहलाता है। इसके अलावा जो दो डिफेक्टिव वेरिएंट्स हैं डेटा G6PD मेडिटेरेनियन एंड G6PD-A नेगेटिव। इसमें से मेडिटेरेनियन सबसे सीवियर फॉर्म होता है। ओके, अब हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट that is unfavorable ionization। ओके, अनफेवरेबल लायोनाइजेशन समझने के पहले हम देखें कि लायोनाइजेशन क्या होता है। लायोनाइजेशन को समझें, फीमेल एंड मेल। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, मेल में 1 एक्स क्रोमोजोम होता है। अब 1 एक्स क्रोमोजोम के जीन से भी अगर काम हो जाता है तो नेचर ऑब्वियसली क्यों वेस्ट करेगा डबल जीन के सेट बना के, है ना, वाई टू मेक मतलब क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है लियोनाइजेशन जिसके थ्रू एक सेट ऑफ एक्स क्रोमोजोम को कैंसिल कर दिया जाता है ना, तो उसमें मतलब कोई भी एक सेट कैंसिल कर देंगे। अब अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है जिसका डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट था इस क्रोमोजोम पे, है ना, और बॉडी ने चूज किया कि उसने जहां नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन थी उस एक्स क्रोमोजोम को इनएक्टिव कर दिया, विच इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की एक को तो इनएक्टिव होना ही था, तो दिस बिकम अनफेवरेबल फॉर दैट पर्सन। एंड अब इस केस में क्या होगा, अगर वो फीमेल भी है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होने के बावजूद उस फीमेल में ये डिसीज मैनिफेस्ट होगी। दिस इज नोन एज अनफेवरेबल लियोनाइजेशन दैट मेक्स द फीमेल अफेक्टेड। Now let's see the another concept. Okay, old RBCs are generally more prone of hemolysis in G6PD deficient person। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज जो है उसमें नए मेम्ब्रेन के प्रोटीन का सिंथेसिस न्यू आरबीसीज में तो हो सकता है पर ओल्ड आरबीसीज में बिल्कुल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। ओके, तो अगर कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है तो मोर लाइकली है कि उनकी बाइट सेल्स बनती हैं। ओके, लेकिन क्या होता है जो आपकी बोन मैरो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनसेट करती है। वो अगर ये पुरानी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो वो न्यू आरबीसी जो यंग है उनको भेज देती हैं, दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई ड्रग की हिस्ट्री है ना, फावाबीन लिया या प्रीमाक्विन भी लिया है तो कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद ये हिमोलिसिस के एपिसोड स्टार्ट होते हैं। बट अगर प्रीमाक्विन कंटिन्यू भी करते हैं पेशेंट में या कोई मतलब ऐसे जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज है तो डिसीज़ इज़ लिमिटेड, मतलब वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। बोन मैरो के कंपनसेशन की वजह से कुछ समय बाद वो अपने आप खुद को रिमिट कर लेती हैं। ओके,
So in spite of the continuous oxidative stress, hemolysis is transient and ओके दूसरी चीज़ है ये इंटरमिटेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली फावाबिन्स प्रीमाक्विन क्लोरोक्विन कोई डेली थोड़ी लेता है ना, तो कभी कभी जब एक्सपोजर हुआ तब प्रॉब्लम आती है। तो देयर फॉर डिसीज इज इंटरमिटेंट और वो सेल्फ लिमिटिंग है क्योंकि बोन मेरो से जो न्यू आरबीसीज होते हैं वो कंप्लायंट काफ़ी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये ट्रांजिएंट भी होती है। If hemolysis is transient and intermittent, then that means that feature of chronic hemolysis is absent. No chronic hemolysis like cholelithiasis and splenomegaly will never be seen in this disease. Okay, so thank you so much. This was all about G6PD deficiency.